Masood and I'll teach you chemistry portion. So I think we should start. This is the students enter होते रहते हैं, हम start करते हैं. सबसे पहले तो let me introduce about ECC. Okay, अब मेरी voice clear है? Is there any issue with my voice? Okay, अब तो कोई नहीं है ना? I think my voice is now clear. अभी भी clear नहीं है? Clear है? Okay, that's good. Okay, I think वो लैपटॉप से थोड़ा दूर हो जाओ ना तो फिर आवाज का इशू आ जाता है. चलें, no worries, let's start. That's good. So first of all, I know कि आपको ECC का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ECC के बारे में बताती चलूं कि ECC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसे स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है जो कि लो एंट्री टेस्ट फी अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि लो एंट्री टेस्ट फी अफोर्ड कर सकते हैं, और साथ में ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि बहुत ही कम टाइम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एज यू ऑल नो, यू आर अ बैच ऑफ एंटी स्नैक्स. तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री की आपके टेस्ट में कितनी वर्थ है. सो आपको पता है कि सारे जो आपका पोर्शन है उसके अंदर 10 MCQs होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. सो जो केमिस्ट्री है वो भी बेसिकली 10 MCQs होते हैं नेट में, जो कि 12% होल टेस्ट की वेटेज होता है. सो केमिस्ट्री फॉर श्योर, जिस तरह बाकी टेस्ट कंप्यूटर हो गया, फिजिक्स वगैरह आपके लिए 10 MCQs इन सबके हैं. तो जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स की वर्थ है उसी तरह इसकी भी वर्थ है. आप किसी भी एक MCQ भी आप कम नहीं कर सकते. तो अगर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे. कौन सी क्लास केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, मतलब आई एम नॉट गेटिंग यू मोहम्मद इब्राहिम. तो सबसे पहले तो ओके, आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले तो ऐसा है कि स्टार्ट करते हुए इतना बोरिंग आवाज नहीं करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद अ फन. कि आपको पता है कि केमिस्ट्री इज फन. एक्चुअली इट्स नॉट फन बट इट्स फन. किस तरह? F फॉर फ्लोरीन, U फॉर यूरेनियम एंड फॉर नाइट्रोजन. इट्स फन बट इट्स एक्चुअली नॉट फन. So I have to motivate you कि if a thing is fun, it should be funny, but it's not funny. ठीक है. और एक मोटिवेशन आपको देना चाहूंगी क्योंकि आप ये कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं. आई डोंट नो आपको भी मेरी आवाज क्लियर है, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर है? ओके, 2 स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही होके आवाज देता हूँ. ओके, ओके. सो अब आप बताएं आपको मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? यस, आई थिंक आप. ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी यू ऑल. सो स्टार्ट करते हैं हम. कि इसमें स्टार्ट में आपको एक मोटिवेशन देना चाहूंगी कि ऑलवेज थिंक लाइक प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बिहेव लाइक प्रोटॉन. सो अब चलते हैं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस किस आपके पास पता है आपको कि केमिस्ट्री के पोर्शन में आपने तीनों दिनों में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का कोर्स कवर करना है. तो बेसिकली आज हम अपना स्टार्ट जो कर रहे हैं उसमें हम सेकंड ईयर के बजाय हम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप फ्रेश हैं, बिल्कुल आपने सेकंड ईयर अभी भी पढ़ी है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ईयर कंटेंट, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये आपको बात इन्फॉर्म करती रहेगी कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं. तो जैसे जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी साथ साथ में सीक्वेंस वाइज ये बातें बताऊंगी कि इस चैप्टर की ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 10 MCQ है, तो हमने इतनी डिटेल डेप्थ में नहीं जाना. तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के कंटेंट में क्या क्या है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस की इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड और सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हो गया,
इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत डिटेल में आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह केमिकल बॉन्डिंग और बाकी सारे चैप्टर्स को हम अल्टीमेटली यूं ही देखेंगे कि इलेक्ट्रो जिस तरह थर्मोकेमिस्ट्री आ गया, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको हीट चेंजेस वगैरह के बारे में कोई एमसीक्यू आ सकता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आपके आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज आपके 6 कम से कम 6 एमसीक्यू जो होंगे वो फर्स्ट ईयर के पार्ट में। सो हम स्टार्ट भी फर्स्ट ईयर से इसीलिए कर रहे हैं कि एक तो ये रीजन है कि आप अभी भी फ्रेशली आपने सेकेंड ईयर पढ़ी है तो आपको के लिए बेहतर है हम फर्स्ट ईयर पर पहले स्टार्ट करें ताकि उसके कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, आपको कोई टेंशन ना हो। और दूसरी चीज ये है कि सेकेंड ईयर की वेटेज की निस्बत फर्स्ट ईयर की वेटेज ज्यादा है, फर्स्ट ईयर ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है। तो 10 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 10 जो एमसीक्यूज हैं आपके वो फर्स्ट ईयर के पार्ट से होंगे। इस पे भी आपके पास कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने सारे देखने हैं। इसके बाद इक्विलिब्रियम में आपको केसी और उससे रेलिवेंट जो आपके केसी को सॉल्व करना है, उससे यूनिट आ गया या केसी और केपी का रिलेशन, ये चीजें आपने देखनी है। सोल्यूशन में बस आपने वेपर प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से और राउट्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये का चैप्टर आप देखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम डिफरेंट चीजें देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट है आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और रिएक्शन काइनेटिक्स में रिएक्शन देखेंगे, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर कंटेंट। इसके अलावा मैं साथ ही आपको ये बात बताती जाऊंगी सेकेंड ईयर का पार्ट भी है। सेकेंड ईयर के पार्ट में आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर की वेटेज कम है निस्बतन फर्स्ट ईयर से। आई थिंक मोस्टली जो होता है 4 आउट ऑफ 10 एमसीक्यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर पार्ट, सेकेंड ईयर पार्ट। तो इसके अंदर पीरियोडिसिटी सबसे पहले आ जाता है कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं पीरियोडिसिटी से, एस लॉग एलिमेंट से। बाकी यस बिल्कुल, सेकेंड ईयर हम बाद में देखेंगे इसकी सारी चीजें जो भी हैं वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूंगी कि किस चैप्टर को किस तरह प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कांसेप्ट्स। So I hope so you are ready. आप कहीं से भी नोट कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप एक साइड को कभी भी, एक चीज को कभी भी आप फॉलो ना करें, एक से ज्यादा चीजों को फॉलो। So I hope so you all are ready. So let's gear up guys. Let's start with the map of chemistry, कि जिसमें केमिस्ट्री के मैप में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जिसमें आप केमिस्ट्री के रूल्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे। इस पूरी की पूरी केमिस्ट्री के कोर्स में जो आपको चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आ सकता है हर। ओके, मैं स्लो बोलूं यानी मैं अपनी स्पीड कम करूं या मैं आहिस्ता बोलूं? आहिस्ता बोलने का मतलब है मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ कि मैं आहिस्ता बोलूं? ओके, समझ आ गई, स्पीड कम करते हैं। अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा, डोंट वरी। ओके, सो रूल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? हम डिफरेंट रूल्स केमिस्ट्री के देखेंगे, डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग देखेंगे, डिफरेंट किस्म की केमिकल कंपाउंड्स देखेंगे और डिफरेंट किस्म की हम चीजें देखेंगे लाइक फर्टिलाइजर्स, मैटर वगैरह। मैं बेसिकली डॉक्टर नहीं बन रही, लेकिन मैं इस बैकग्राउंड से प्री मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है। अच्छा, इसमें हम एनर्जी, फेजेस, बॉन्डिंग वगैरह डिफरेंट चीजें देखेंगे। इसके अलावा जो आपने चीज देखनी है, आप इसमें डिफरेंट किस्म के एरियाज ऑफ केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो आप इसमें याद कुछ नहीं करना, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपका जो पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट है उसमें आपने किन किन चीजों को देखना है। सो सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टिक्योमेट्री एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। नहीं, जरूरी नहीं है सारे एक सेम। अच्छा, so let's start with स्टिक्योमेट्री एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। आपको बस मैं इसमें ओवरव्यू देती जाऊंगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने देखने हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स के हवाले से आपने ये बात माइंड में रखनी है। इस चैप्टर के हवाले से आपको ये बात बताती चलूं कि इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं ना वो मोल और मोल का कंसेप्ट ही है, और मोल रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है वही है। तो सबसे पहले तो आपको इतनी चीजों की डेप्थ में नहीं जाना। सबसे पहले मैं आपको जो बात बता दूं कि इसमें जो आपने देखना है कि वो ये देखना है कि एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला का फार्मूला आपने देखना है कि एम्पिरिकल बेसिकली सिंपल फार्मूला होता है।
और इसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो थी आप उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, जबकि मॉलिक्यूल का जो रियल में फॉर्मूला पता होता है ना आप उसे मोलेकुलर फॉर्मूला। तो आपके पास जो अगर आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आप जो भी आपका मोलेकुलर फॉर्मूला होगा। ओके जी, सो मैं एम्पिरिकल और मोलेकुलर मैं स्टार्ट ही अभी किया, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, इससे पहले मैंने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दी। सो वो चीजें जो चीजें हैं वो साथ साथ रिपीट होती रहेंगी, किस चैप्टर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आपने एम्पिरिकल और मोलेकुलर फॉर्मूला का कांसेप्ट आपके माइंड में रखना है। ऑल्दो ये बाकी जो चीजें हैं जैसे आयन हो गया, मोलर रेशियो, ये बेसिक चीजें आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपने इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं आपने उन्हें देखना है, जिसका सबसे पहले एम्पिरिकल और मोलेकुलर फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल क्या होता है? सिंपल बेसिक फॉर्मूला, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया उसका जो, अगर आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले रहे हैं आप उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जबकि मोलेकुलर फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। सो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का आप उसे मोलेकुलर फॉर्मूला कहेंगे। और अगर उसी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी आपस में रेशो ले ली जाए, कि अगर रेशो में वो सारे के सारे एक ही टर्म से डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनकी रेशो ले लें तो आपके पास अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आएगा आप उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। तो मोलेकुलर फॉर्मूला जो आपके पास होता है, सिंपली अगर आप n को मल्टीप्लाई कर दें, n को जो आपने उन सबको जिस चीज से डिवाइड किया आप उसे मल्टीप्लाई कर दें एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो आपके पास मोलेकुलर फॉर्मूला तब भी आ सकता है। तो n ऑब्टेन करने के लिए आपने एक और फॉर्मूला होता है जो यूज करना है कि जिसमें आपके पास उस चीज का कंपाउंड का मोलर मास आ जाए। ये जी कंपाउंड का मोलर मास आ जाए और आपने इसे नीचे डिवाइड कर दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तो आप इसका मोलर मास तो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इस तरह क्या करेंगे कि आप इसका एन निकाल लेंगे, और एन अगर आप निकाल लेंगे तो आप इस तरह आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे। इसके अलावा कुछ वैल्यूज हैं जो आपने माइंड में रखनी है, और साथ में आपको ये बात बता दूं कि वैल्यूज अगर आप माइंड में रखेंगे और आपने साथ में जस्ट उनकी फॉर्मूला इस चैप्टर के फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसका एएमयू रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻27। फिर भी मैं आपको कहूंगी वैल्यू को भी इतने रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में जरूरी नहीं है वैल्यूज ही हो, लेकिन फिर भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक बात माइंड में रखनी है। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आपने ये बात देखनी है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो पूरी की पूरी है वो मास टू चार्ज रेशो पर डिपेंड करती है, कि जितना ज्यादा आपके पास मास टू चार्ज रेशो होगा, आपके पास जितना ज्यादा इस चीजों को देखना है कि जितना बड़ा चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप डिटेक्टर में चीज को डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो जो मास टू चार्ज रेशो के बेसिस पर आप डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। सी की वैल्यू 12 लेफ्ट पर होती है, राइट पर मतलब C12 जो होता है वो कार्बन 12 को कहते हैं, उसका कार्बन का 12 वाला आइसोटोप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, C12 होता है। ये ऐसे लिखते हैं इसे। वो जो सी हो आप जो कह रहे हैं वो 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या मार्क लगवा दूं मैं आपको? ओके, सो अगर आप ये कह रहे हैं कि कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो साथ साथ बोल रही हूँ वो आप साथ साथ बातें आपने नोट करनी है, तो आपको फिर पता लग जाएगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो मैं बातें बता रही हूँ आप वो साथ साथ अपनी बुक पर नोट करें, इट्स अप टू यू। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जी बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी हो जाएगा इंशाल्लाह। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो है हमारे पास इस टॉपिक का, सभी को ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज बीच में कट रही है? ओके, फिर किसी को हो रही है किसी को नहीं हो रही, इट मीन्स के मुमकिन है आपके एंड पे ये इशू हो। जी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये बेहतर है कि मैं आपको साथ साथ बताऊं। अच्छा चलिए, जहां पर भी मेरी आवाज कटेगी तो मुझे बताना, मैं पॉइंट रिपीट कर दूंगी।
ओके जी, सो मोल का कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल बेसिकली ग्राम, एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम यूनिट, ग्राम मोलेकुलर मास को आप कहते हैं कि आपके पास ये मोल है, ठीक है, ये ग्राम आयनिक मास ऑफ। तो मोल का कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मोल, इसके लिए मोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मोल आपको पास सिंपली पता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास किसी भी चीज का, और वो ग्राम में होता है, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, ठीक है। ये मोलर मास भी हो सकता है, ये एटॉमिक मास भी हो सकता है, ये फॉर्मूला यूनिट मास भी हो सकता है, ये आयनिक मास भी हो सकता है। तो ये सारे, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए आपने पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास ही को लेना है, और इस तरीके से आपने मोल निकाल लेना, ठीक है। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसके अलावा इस चैप्टर में जो कंप्रेशन एनालिसिस है, उसके अंदर आपने जस्ट डिफरेंट कंपाउंड्स की उसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स की आपने हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी वेटेज निकालनी पड़ सकती है। समटाइम इस तरह भी आ सकता है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपने सिंपल क्या करना है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वाटर के अंदर, वाटर एब्जॉर्बर बेसिकली कंप्रेशन एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज नोटिस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन हमें पता है कि H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 के अंदर 2 ग्राम, 2 अगर आप देखें तो इसके पास हमारे पास 2 ग्राम होंगे, और ये वाटर का एटॉमिक मास जो होता है वो 18 होता है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप मास ऑफ वाटर को डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह कार्बन के ऊपर भी आप कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास लिखेंगे। इससे मल्टीप्लाई आप कर देंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपके पास इसका मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। और इन दोनों को अगर आप, इनका जो भी आंसर आएगा उस चीज को अगर आप आपस में ऐड करके 100 से सब्सट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इसके बाद जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज है कि आपको यील्ड का कंसेप्ट आएगा। सो इसमें ऐसा है, मैंने आपको ये बात बताई कि जो हाइड्रोजन का मास अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन की मास कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल सिंपल फॉर्मूला है वो आपने डालना है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने एटॉमिक मास ऑफ वाटर या मोलेकुलर मास ऑफ वाटर, वो 18 होता है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। ये आपके पास 100 से 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला है कि आपने मास ऑफ कार्बन रखा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों का जो भी आपके पास आया आंसर, दोनों को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर देने से आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेजर करना है, तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो उसमें ये है कि आपको मोलर रेशियो कैलकुलेट किस तरह करने आनी चाहिए। सो मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगी जिससे आप मोल रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं यील्ड का कंसेप्ट पहले बता देती हूँ कि यील्ड में जस्ट आपने यील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपने यील्ड किस तरह निकालनी है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज यील्ड आपके पास आती है। और एक्चुअल यील्ड हमेशा वो खुद देते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड आपको खुद निकालनी भी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मोलर वॉल्यूम, अगर इनका रेशियो निकालना है तो वो आपने किस तरह करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने मोल, दो आपस में चीजें हैं, मोल में है तो आप सिंपली इसके यूनिटरी मेथड निकाल कर अगर मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हैं, रेशो कोई ना आपने दे दी, जिस तरह N2 प्लस H2 CH2, 2 NH3 आ गई, या लेट्स सपोज अब वो आपके पास दे रहे हैं कि आपके पास N2 और NH3 और H2 में क्या इनकी, अगर आपके पास 3 मोल्स ऑफ H2 है और 2 मोल्स ऑफ NH3 है, तो आपके पास अगर 5 मोल्स ऑफ NH3 हो जाएंगे तो आपके पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर NH3 के मोल्स लिखने हैं और इस साइड पर आपने जो फाइंड करना है उसके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखने हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले जो इक्वेशन दी होगी उससे आपने नोट करना है, इक्वेशन में 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और 2 मोल्स इसके हैं,
अब आपने फाइंड क्या करना है, अब आपने देखना है कि अगर आपके पास 5 मोल्स ऑफ NH3 हो तो आपके पास कितने मोल्स होंगे। तो आप x सिंपल बना दें, एक तो ये तरीका भी हो सकता है। तो x बनाने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 15। दोनों साइड पे आपने 2 को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो x होगा 15/2 या 7.5 आ जाएगा। सो इस तरह आपने, अगर आपके पास मोल, दोनों चीजों का आपने मोल का कंपैरिजन करना है तो आपने ये इस मेथड से करना है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी चीज का मोलर मास आ रहा है और वो दोनों चीजों का मोलर मास का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपने सिंपली पहले उस चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जिस तरह अभी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और उसके बाद अल्टीमेटली उस चीज को 22.414 डेसिमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह आपके पास मोलर वॉल्यूम आएगा। यस, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें मोल का फॉर्मूला लगे, मोल से मोल में कन्वर्जन कर सके, मोल टू मैस में कन्वर्जन कर सके, मैस टू मैस में कन्वर्जन कर सके, मैस टू मोलर वॉल्यूम में कन्वर्जन कर सके। ठीक है, तो मोल इस चैप्टर का मेन फोकस मोल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। सो जिस तरह ये क्वेश्चन है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला है, अगर आपके पास 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ये भी मेजर कर सकते हैं। इस सूरत में आपको क्या चाहिए होगा, आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अंदर आपके पास 8 ग्राम और इसके अंदर आपके पास मोल का कंपैरिजन है। अब आपने किस तरह निकालने हैं, ग्राम से इसके मोल्स आपको ग्राम गिवन है, आपको मैथ से आपने मोल में किस तरह कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 8 है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आपके पास कितना होता है, 44 होता है, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास इतना है और इसका मोलर मास 16 है। अब इसका मोलर मास आपको पता है 8 है, अब आपने इसका फाइंड करना है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक अजान हो रही है, सो लेट्स वेट फॉर द 2 मिनट्स, मैं तब तक साथ साथ लिखती जाऊंगी। तो लेट्स कंटिन्यू, कि अगर आपको मोलर मैथ से नहीं समझ आ रहा तो इससे ज्यादा आसान का इससे ज्यादा आसान तरीका देख लेते हैं। ओके ओके, ये भी मैंने लिखा, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि आपके पास
मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने बताने हैं जब आपके पास जिनके अंदर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। जस्ट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो अच्छा, अब आप मुझसे जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 32 कैसा आया, तो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछे हुए हैं जब आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। सो ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कोई मोल्स उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए आप, ठीक है। आपने इसके अंदर मोल्स बताने हैं। सो हम इसको कंपैरिजन के लिए हम 1 मोल से कंपेयर करते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल है तो आपके पास अगर 1 मोल होंगे, आपको पता है जब आप एटॉमिक मास यूनिट मेजर करते हैं तो 1 मोल के अंदर 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, इसका आप देखते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक मास है 16 है, और 2 ऑक्सीजन है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा है एवोगैड्रोस नंबर में आप ऐसे ही करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 32 ग्राम ऑफ आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम मौजूद हैं। तो आप क्या करते हैं कि 1 के अंदर 32 है, तो अगर x होंगे यहाँ पर मोल्स, आपको मोल्स तो नहीं पता ना, तो x मोल होंगे तब आपके पास कितने होंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो उन्होंने बताया अगर 8 हो तब आपने फाइंड करने हैं, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जिस तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय x, तो 32x आ गया और 8 आ गए, तो 32 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, और x इज नंबर ऑफ मोल्स। तो 32 का x से करें तो ये 8 1 जार और 8 4 जार, 1/4 आपको पता ही है 0.25 होता है, तो 0.25 बेसिकली मोल्स आ गए, ठीक है। आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। So that's all from this chapter. Let's move to the next chapter. Yes, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, आपने मोल करना है। हाँ, एक और चीज मैंने स्किप की है, लेट मी रिपीट, लेट मी ड्रॉ दिस, कि आपने मोल्स निकाल लिए, अब आपको समटाइम नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का कभी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला भी आपने नोट करना है कि सब चीजों में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल ही निकालने का। सबसे पहले जो मेन कंसेप्ट है उसमें इस चैप्टर में जो मेन चीज है आपने वो फॉर्मूलाज करने हैं, और फॉर्मूलाज में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल का है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का है, और नंबर ऑफ एटम का है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर आपको पता होना चाहिए कितना है, तो 6.022 × 10⁻23 जो है, या आपको मैं सिंपली कहूंगी इस चैप्टर को फॉर्मूला न्यूमेरिकल वाइज प्रिपेयर। सो अगर आपके पास समटाइम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आइटम आपने फाइंड करने हैं, इसमें अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स को सबसे पहले फाइंड करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए आपने मैजन ग्राम बाय मोलर मास करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। और समटाइम आपसे ये भी कह सकते हैं, यस बिल्कुल, समटाइम आप ये भी कह सकते हैं कि आपने जो मोलर मास है आपको वो तो गिवन होता है, आपको मास नहीं गिवन है। अगर आपके पास मास नहीं गिवन और आपके पास दूसरी साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, तो आप जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर उसके साथ आप नंबर ऑफ मोलर मास को मल्टीप्लाई करके, एवोगैड्रोस नंबर साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड करके आप मास निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, उस चीज को तो आपने अच्छे से याद करना है, बिकॉज उसमें जो मेन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपने करने हैं इस चैप्टर में, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के चैप्टर में, आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात माइंड में होनी चाहिए कि हर सारी बुक्स के अंदर ये चैप्टर नहीं है। तो इसमें डिफरेंशिएट हो सकता है कि फेडरल बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर नहीं है, तो आपने ये बातें माइंड में रखनी है कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें फिल्ट्रेशन,
क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन वगैरह ये डिफरेंट चीजें हैं, तो आपने करनी है। सबसे पहले तो आपने इसमें देखना है कि आपने इसमें फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है, जिसमें फिल्ट्रेशन डिफरेंट बेसिस पर हो सकती है। इसमें ये देखना है कि फिल्ट्रेट क्या होता है और रेजिड्यू क्या होता है। जब भी आपने फिल्टर पेपर से नीचे जो भी आपके पास लिक्विड आ जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में बेसिकली आप सॉलिड और लिक्विड को आपस में स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास नीचे लिक्विड आ जाएगा आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे वो फिल्ट्रेट है, फिल्टर होगा नीचे आ, क्योंकि ऊपर जो सॉलिडिफाइड मटेरियल बच जाता है पेपर के ऊपर, उसे आप कहते हैं वो रेजिड्यू है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स हैं फिल्ट्रेशन की। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, एम आई ऑडिबल नाउ? इज देयर एनी इशू विद माय वॉइस? यस, मैं करीब होगी। ओके ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। अच्छा, फिल्ट्रेशन में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता रही थी कि इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फिल्ट्रेशन है। ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे पहला कंसेप्ट है वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप सॉलिड और लिक्विड को आपस में फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। लिक्विड आपको बेसिकली चाहिए होता है, तो लिक्विड आप क्या करते हैं, आप फिल्टर पेपर को रख कर नीचे बीकर रख देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क वट एवर जो भी है आपके पास वो रख देते हैं। तो जो नीचे फिल्टर के ऊपर जब वो इम्प्योर लिक्विड आप डालते हैं, तो जो नीचे चीज आ जाती है आप उसे कहते हैं वो लिक्विड, उस लिक्विड को आप फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर चीज बच जाती है आप उसे रेजिड्यू कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो होती है वो डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। इसमें ग्रेविटी के थ्रू भी हो सकती है। ग्रेविटी के थ्रू अगर हो तो सिंपल फिल्टर पेपर यूज करते हैं या फिर फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज करते हैं। और फ्लूटेड फिल्टर पेपर जस्ट उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया आप इंक्रीज करें। ठीक है, उसकी शेप ये इस तरह की होती है। जबकि वैक्यूम फिल्ट्रेशन में आप ग्रूश क्रूसिबल्स या फिर सिंटेड ग्लास क्रूसिबल्स यूज करते हैं, जिसमें जो आपके पास वैक्यूम फिल्ट्रेशन जो होती है वैक्यूम की मौजूदगी में होती है। ठीक है, ग्रेविटी के आप कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, बल्कि आप वैक्यूम क्रिएट करके फिल्ट्रेशन। ठीक है, और ग्रूस फिल्टर पेपर या क्रूसिबल जिसे कहना ज्यादा बेहतर है, और सिंटेड ग्लास क्रूसिबल्स में बेहतर सिंटेड ग्लास क्रूसिबल होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लास का मटेरियल होता है और ये आराम से इसे ऑपरेट करना और इनएक्सपेंसिव भी निस्बतन कम होता है ग्रूस क्रूसिबल। ठीक है, इसमें फिर रिक्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट आता है। रिक्रिस्टलाइजेशन में सिंपली आपने बस ये माइंड में रखनी है कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन आपने करनी है उसमें क्रिस्टल्स आपके पास आए थे, उसको दोबारा से आपने इम्प्योर क्रिस्टल्स होते हैं, आप उसको सॉल्वेंट में, हॉट सॉल्वेंट में डालते हैं और मॉडरेट उसकी कूलिंग करते हैं। कोई भी आपके पास इम्प्योर आपके पास क्रिस्टल आ गया, आपने क्या किया, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन सबसे पहले बनाया। सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब जैसे ही आपने बना लिया, उसके बाद उसमें आपने उसकी फिल्ट्रेशन की। ठीक है, आई थिंक जब आपने उसकी फिल्ट्रेशन कर ली, उसके बाद आपने उसे हीट आउट करना है। हीट आउट करने के बाद उसे आपने आइस बाथ और मॉडरेट रेट पे उसे कूलिंग करनी है। जब आप उसकी मॉडरेट रेट पे कूलिंग कर चुके होंगे तो उसकी मॉडरेट साइड के क्रिस्टल्स आ चुके होंगे। इसके बाद आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने खुद ही नोट कर दी, ये आपसे शेयर नहीं किए हैं, ये क्लास में सिर्फ मैं आपको बता। इसके बाद वैक्यूम फिल्ट्रेशन आपने करनी है, तो आपके पास जितना भी सॉल्वेंट होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली आपने ड्राई करनी है, फिल्टर पेपर को ड्राई करना है, या वैक्यूम डेसिकेटर से आपने ड्राई कर लिया। उसके बाद आखिर में आपने एनिमल चारकोल यूज करके इसको डीकलराइज करना है। तो आपके पास इस तरह वो चीज फिर से दोबारा से क्रिस्टल्स जो बने हैं तो आपके पास वो आ जाएंगे। इसके बाद सब्लिमेशन में आपने सब्लाइम का कंसेप्ट देखना है। जो चीज सब्लिमेट होती है, जो चीज आपके पास आयोडीन वगैरह है, मिसाल के तौर पर बेंजोइक एसिड वगैरह आदि चीज सब्लिमेट हो जाती है, इनमें से एक सब्लाइम का कंसेप्ट होता है और एक सब्लिमेट का कंसेप्ट होता है। आई थिंक और मीटिंग टाइम इज शॉर्ट, so we have to continue this from by tomorrow.